हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का पूछा जाएगा। और ये पूछे भी जाते हैं जो क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बार बार आते हैं ये सभी प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैराथन क्लास होने वाला है आप सभी के लिए जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। 70 में से 69 का टारगेट लेकर चलना है और 70 में से 69 नंबर मैं आपको दिला कर रहूँगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ इसको कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो एज इट इज़ माइंड में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। संसार के जो अधिकांश महान पतन हैं ये इस प्रकार वर्गीकृत किए हैं, आपको बताना है। नौसेना पतन या तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन। तो 4 विकल्प आपके दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है जो आपको कॉपी में लिखना रहेगा। मैं कॉपी वाला वीडियो भी आप सभी के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा कि भूगोल यानी ज्योग्राफी की कॉपी कैसे लिखते हैं, फिर उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। पहले क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत पतन हो जाएगा, जो कि पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? यानी भारत जो है इंडिया, ये किसका एक सह सदस्य है ये आपको बताना है। साफ्टा हो जाएगा, आसियान का हो जाएगा, OECD का हो जाएगा या ओपेक का हो जाएगा। इन चारों में से कोई एक है जो आपको बताना है। और भूगोल में अधिकतम ये क्वेश्चन जो है ये वाला ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से साफ्टा हो जाएगा। यानी साफ्टा का अर्थ क्या होता है एक प्रकार से स्टूडेंट? साउथ एशियन फ्री ट्रेड, देखिए फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। अब इसका हिंदी में अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिंदी में अर्थ होता है क्या है, मतलब साउथ एशियन, ठीक है, फ्री व्यापार क्षेत्र, ठीक है। ये इसका हिंदी में अर्थ होता है, जिसका इंग्लिश में होता है साफ्टा का फुल फॉर्म भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बताना क्या है आपको? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, ठीक है। तो इनमें से आपका टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। और यदि आप लोगों ने हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है, 81 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जो कि पूरी साल की तैयारी है, आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भूगोल यानी जियोग्राफी की तैयारी कैसे करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो टॉपिक वीडियो तैयार कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। जो संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। यानी 4 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब आप लोग इन शहरों पर देखिए कि ये क्या है, बड़े शहर हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं। जो प्रवासी लोग होते हैं यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं वो जाते हैं इन जगहों पर, ठीक है, रोजगार पर लेने के लिए, यानी रोजगार यानी पैसे कमाने के लिए और अपनी परिवार की जीविका को आगे बढ़ाने के लिए। तो 5वें का आपका सी राइट आंसर के बाद में डी हो जाएगा, ठीक है। जो सी राइट आंसर लगा रहे थे पर्यटन, ये गलत है। काफ़ी स्टूडेंट, मैंने एक पोल भी डाला था तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट सी को टिक कर रहे थे। तो इनमें से 5वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सेवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है? इनमें से कौन सा संचार का माध्यम है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है,
कैसे है दिमाग वाला, देखिए रेडियो व दूरदर्शन भी समाचार देता है, समाचार पत्र यानी अखबार भी, इंटरनेट जैसे कि अब आप लोगों को पता होगा फेसबुक है, ट्विटर है, ये सभी भी क्या एक प्रकार से संचार का माध्यम है। तो इनमें से ये सभी पर टिक लगाइएगा, यानी 6 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी तृतीयक जो क्रियाकलाप है इससे संबंधित है, कौन सा है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सभी उसी पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अध्यापक भी हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप में, डॉक्टर भी हो जाएंगे और वकील भी हो जाएंगी, तो डी वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो 7 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि कृषि आधारित उद्योग है, इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। आप लोगों ने अच्छी सी भूगोल की तैयारी की होगी तो इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग जो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने गूगल पर भी सर्च किया था प्यारे विद्यार्थी, तो वहाँ पर दिखा रहा था कुटीर उद्योग। क्या दिखा रहा था, ठीक है, कुटीर उद्योग दिखा रहा था। तो 8 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 4 ऑप्शंस में हमें बताना था, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ये भी आपका एक माइंड क्वेश्चन है, यानी माइंड वाला क्वेश्चन है। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर, यदि आपको नहीं भी आता है फिर भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। परिवहन में समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। ठीक है भैया, जल परिवहन यानी जिसमें नावें चलती है, नाव जहाज, ठीक है, नाव कहा जाता है जो कि ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, जहाज चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना, जहाज, पानी वाली जहाज। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन जो कि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो व्यापार होते हैं वो जल परिवहन के द्वारा ही होता है। तो 9 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश कहवा उत्पादक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी आपके पिछले साल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इनमें से जो ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील आपका ए ऑप्शन, ब्राज़ील में सबसे, यहाँ पर देखिए कहवा उत्पादक होता है, इन देशों में से ब्राज़ील आपका राइट आंसर है। तो 10 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। तो प्राथमिक जो क्रियाकलाप के बारे में मैं बात करूं स्टूडेंट, तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो खनन हो जाएगा। खनन ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सा देश भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। चीन हो जाएगा, इंडोनेशिया, भारत, चिली। तो इनमें से भैया प्यारे विद्यार्थी, इनमें से डी हो जाएगा, चिली हो जाएगा, जो कि भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 13 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चंस को बता दिया है, तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि प्राकृतिक जो रबर है इसका प्रमुख उत्पादक देश है। तो इनमें से राइट आंसर मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जो है प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। तो 14 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अपना टेस्ट देना है, यानी भूगोल में उन्होंने सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर रखा है, तो आप लोग क्या है टेस्ट भी अपना दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, आप उसी तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से। हाँ, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में स्थित है। यानी विश्व में क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थी कि विश्व का सबसे अधिक मानव विकास, यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक वाले देश की बात हो रही है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा।
यूरोप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 15 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक वाले, यहाँ पर जनसंख्या की नहीं बात हो रही है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। भैया इनमें से मानव विकास का उपागम नहीं है, जिन्होंने भूगोल में जो चैप्टर 3 है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इनमें से जो मानव विकास का उपागम नहीं है प्यारे विद्यार्थी, वो कौन सा नहीं है, वो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य उपागम। ठीक है, और बाकी सारे उपागम है मानव विकास के, आयु उपागम भी है, कल्याण और क्षमता उपागम, ये तीनों उपागम है मानव भूगोल के, लेकिन जो स्वास्थ्य उपागम है ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है, यानी इन चारों में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। अभी तो मैंने उपागम को आप लोगों को बताया, लेकिन यहाँ पर आपको स्तंभ भी बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से ये सभी आ जाएगा स्टूडेंट, जहाँ पर भी टिक लगे कि ये सभी वाला है उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी हो जाएगा और उत्पादकता भी हो जाएगा। ठीक है, ये मानव विकास के क्या है, स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, और एक और हो जाएगा आपका सशक्तिकरण। ठीक है, एक आपको और हो जाएगा सशक्तिकरण। ये 4 मानव विकास के स्तंभ कह लीजिए। ठीक है, या आप लोग इसके क्या कह सकते हैं, स्तंभ भी कह सकते हैं, और इसके एक प्रकार से स्तंभ भी कहा जाता है, और एक और कहा जाता है स्टूडेंट जो आप लोगों को पता होगा, क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा। इसके प्रमुख घटक भी कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, संकल्पनाएं कह लीजिए, ठीक है, सूचकांक कह लीजिए, सारी चीज़ें आपकी आते हैं इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी इन्हीं चारों में से हमें बताना है स्टूडेंट कि किसकी जनसंख्या जो है सबसे कम है। याद रखिएगा, अभी बाहरी विकल्प को नहीं लाना है, जो विकल्प दिया हुआ है इन्हीं विकल्प के थ्रू हमें बताना है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो 18 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा भैया, अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि सबसे कम जनसंख्या है इन चारों देशों में से, तीनों देशों में से। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी जो जनसंख्या आकार है इसके अनुसार जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यूरोप हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ओशिनिया हो जाएगा, जो कि भैया छोटा महाद्वीप है। ओशिनिया कहाँ पर है, हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, कमेंट में आप लोग बताइएगा यदि इसका आंसर आपको पता है। ठीक है, ओशिनिया कहाँ पर है, मैंने काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, इस बार आप लोगों को बताना है, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी से और मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। और यदि आप लोग टाइम टेबल वाला वीडियो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भैया कैसे पढ़ाई करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी हमारी चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में अब टाइम बहुत ही कम बचा है तो कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए अपनी बोर्ड परीक्षा की कि हम अच्छा नंबर ला सकें हर एक सब्जेक्ट में। मैं जियोग्राफी की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट, आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला सकते हैं। बस जो वीडियो में लेकर आऊँगा स्ट्रैटेजी वाला कि तैयारी कैसे करनी है और कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। भैया विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है, ठीक है, कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। इसको भी हमने काफ़ी बार जियोग्राफी के वीडियोज में कंप्लीट करा चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोगों को पता है तो बताइएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि भैया विश्व का बड़ा मानव जमघट है। ठीक है, 20 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें अधिक जनसंख्या है, यानी इन चारों देशों में किस में अधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाता है, तो यूएसए हो जाएगा। अब आप लोग बताइए प्रथम स्थान पर कौन है आपका, प्रथम पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे पर आपका यूएसए, ये हो जाएगा यूएसए। ठीक है, साउथ यानी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
USA जिसको कहा जाता है, ठीक है। तीसरे पर ये, चौथे पर इंडोनेशिया हो जाएगा जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है। तो फिलहाल जो 21 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भैया अधिक जनसंख्या वाला USA है, ठीक है, इन तीनों देशों में से। तो 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, यानी इनमें से कौन भूगोल है जो भैया आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो ये आप लोग बताइएगा। फिलहाल जो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सा भूगोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 22 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही है, जो कि आर्थिक भूगोल के संबंध में नहीं आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। भैया मानव भूगोल है, ठीक है, और इनमें से कौन सी संकल्पना है जो कि प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। ये पर्यावरणीय आप देख सकते हैं ना कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये मानव की संकल्पना क्या है, संकल्पना प्रकृति की, यानी ये प्रकृति का है ना भैया, पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे तभी वो हमारी सुरक्षा कर पाएगी। तो कैसे सुरक्षा करेगी भैया, हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक है जो कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। यात्रियों का विवरण हो जाएगा, प्राचीन मानचित्र या चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। तो इनमें से जो भैया भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है वो डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। तो भैया रुको और जाओ जो निश्चयवाद है ये जाना जाता है किससे, नवनिश्चयवाद से, यानी सी ऑप्शन जहाँ पर भी दिखे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। बाहर जो है स्टूडेंट हवाएं चल रही है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो 25 नंबर का सी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नवनिश्चयवाद जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, और रुको और जाओ निश्चयवाद को भैया इस नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा आ गया है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में खासकर भूगोल में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि मुंबई बंदरगाह, यहाँ पर देखिए मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थित का वर्णन कीजिए। जो भैया भौगोलिक अवस्थित है इसका क्या करना है, हमें वर्णन करना है, ठीक है। तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई, भारत के जो पश्चिमी तट है इस पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महान नगर प्रमुख, यानी यहाँ पर देखिए देश के द्वितीय महान नगर, द्वितीय महान नगर यानी भैया बम्बई आप लोगों को पता है कितना प्रसिद्ध है और कितना एक प्रकार से वो इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है। तो द्वितीय महान नगर, प्रमुख पतन व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। भैया प्रमुख पतन और व्यापारिक केंद्र है, व्यापारी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ठीक है, व्यापारी लोग और तथा केंद्र पतन है, ठीक है, औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से, फिल्में आपको पता ही है मुंबई में भैया फिल्म सिटी भी है, फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ, यहाँ के जो प्रमुख निर्यात पदार्थ है, इसके आगे मैं लिखूँगा आपको थोड़ा बता दूँ, जो निर्यात पदार्थ है वो सूती वस्त्र हो जाएंगे आपके, ठीक है, सूती वस्त्र, तिलहन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ आप लोग समझिएगा, तिलहन, ठीक है, तिलहन हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, चमड़े का सामान, चमड़े का सामान, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चमड़े का सामान, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज हो गया। उसके बाद में अभ्रक, ये भी हो गया। उसके बाद में देखिए अभ्रक हो गया आपका, ठीक है। अभ्रक के बाद में आदि तथा आयात, आदि तथा आयात, ठीक है, आयात पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, मशीनरी, इस्पात,
मशीनरी, ठीक है, मशीनरी इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक है, ये भी हो गया। रसायन व खनिज तेल, रसायन व खनिज तेल, ठीक है, रसायन व खनिज तेल, ये भी हो गया, ठीक है, रसायन व खनिज तेल आदि है, ठीक है। ये मुंबई बंदरगाह में एक प्रकार से भौगोलिक अवस्थित का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदार्थ में सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैग्नीज, अभ्रक, ठीक है, आदि तथा आयात पदार्थ, मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि, ये सब क्या है, मुंबई के जो भौगोलिक अवस्था थे इसका वर्णन किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे विद्यार्थी कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये होता क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह रेल मार्ग होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरने हुए, क्या है, पूरे महाद्वीप से गुजरते, यहाँ पर ता होना चाहिए, गुजरते हुए इसके दोनों किनारों को जोड़ते हैं, या दोनों छोरों को, यहाँ पर छोरों भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों छोरों को क्या है, एक प्रकार से जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए कि इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक, इनका जो निर्माण होता है बेसिकली आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब भैया मान लीजिए कि आपको क्या है, आपको यूपी से, यानी यूपी से जाना है बम्बई या चेन्नई जाना है, कोलकाता जाना है, पंजाब जाना है, या आपको कहाँ पर जाना है, महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाना है, कहीं पर जाना है, तो भैया आपको रेल मार्ग क्या है, सबसे एक प्रकार से जो हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो रेल मार्ग की सुविधा सबसे ज़्यादा बेटर होती है। और जो भी कंफर्टेबल होते हैं वो रेल मार्ग की सुविधा में जा सकते हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए भी, जो नॉन मिडिल है उनके लिए भी है, दोनों के लिए भैया बराबर सुविधा है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लासेस भी उपलब्ध होते हैं, जो कि रेल मार्ग में होता है। रेल मार्ग किसे कहते हैं आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और इसके बारे में प्यारे विद्यार्थी आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं ना तो आपके लिए क्या है, ईजी होते जाता है क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में देना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। यहाँ पे भैया हमें क्या करना है, नाम लिखना है, तो नाम लिखिए, ठीक है। ये हो गया कि विश्व में जो चिकित्सा पर्यटन है भैया, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, ये तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे जानते ही होंगे। देखिए क्या होता है बेसिकली, चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है जिससे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि जो देशों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, बहुत क्या है, लाभ प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। भैया एक प्रकार से कैसे लाभ हो रहा है भैया, जैसे मान लीजिए कि आपको भारत से क्या है आँख का इलाज कराना है, तो आपको नेपाल में सबसे अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। नेपाल में जो है आँख का इलाज सबसे होता है, तो हमें दूसरे देशों में जाना पड़ता है। मलेशिया में भी अलग प्रकार की सुविधाएँ होती है, सिंगापुर में भी अलग प्रकार की एक प्रकार की सुविधाएँ होती है। तो चिकित्सा पर्यटन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान से कोई लोग भारत आ रहा है इलाज कराने के लिए, और पाकिस्तान में अच्छे से नहीं हो रहा है, और इंडिया में वो सुविधाएं क्या है, सस्ते दामों में और अच्छे इलाज हो जा रहा है, तो वो इंडिया आएगा, ठीक है। किसी हमें मान लीजिए कि अमेरिका जाना है, अमेरिका में स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे अच्छी है, तो हमें अमेरिका जाना बेटर रहेगा। अब आप लोग एक बार कमेंट में ये बताइएगा कि WHO क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। WHO बेसिकली होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में,
ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अभी आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रचलित था, तो कोरोना वायरस के बारे में जो जानकारियाँ प्रदान करता था वो यही संस्था था। ठीक है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद में आ गया? तो ये 28 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? भैया जो द्वितीयक व्यवसाय है इससे तात्पर्य क्या है ये आप लोग बताइए। इसका उत्तर देखिए कि द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है, यानी भैया उन सभी क्रियाओं से हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन परिष्कृत करना, प्राकृतिक जो संसाधन है क्या करना, परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रिया संपन्न होती है। क्रिया क्या होती है भैया? ये संपन्न होती है। तो द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, इसका ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं कि क्या परिभाषा है। ठीक है, तो 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था कि द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, ये इसका सटीक आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, कि बगाती कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो बगाती कृषि है, अब बगाती कृषि क्या होता है यहाँ पर आप समझिए, इनकी हमें क्या करना है, दो विशेषताओं के बारे में बेसिकली बताना है। तो यहाँ पर देखिए यह एक फसली कृषि है। क्या भैया? यह एक प्रकार से फसल वाली कृषि है या फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल का विशेषीकरण होता है। भैया कोई एक फसल है उसका क्या होता है, विशेषीकरण होता है। इसी को क्या कहा जाता है, एक फसली कृषि कहा जाता है, जिसका अर्थ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनकी एक विशेषताएं मैंने बता दिया है। दूसरा विशेषता है कि इसमें बड़े फर्म या फार्म या बागात पर पाए जाते हैं, फार्म या बागात पर पाए जाते हैं। बगाती कृषि की किन्हीं दो विशेषताएं हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा जब आप इतने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो 30 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा कब और किसने दी थी। ये भी काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है आपकी जियोग्राफी में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना गलत नहीं है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। जो चैप्टर 3 है ना मानव विकास, उसी से लिया गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास, मानव विकास जो सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, कौन भैया, पाकिस्तानी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना पाकिस्तान, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल, ठीक है, महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित सेन ने किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार जो विजेता है भारतीय मूल के, यानी ये नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित सेन ने किया था। किसका? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। किसको प्रभावित करने वाले? जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक है, उल्लेख कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है बेरोजगारी। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बेरोजगारी, तथा दूसरा है प्राकृतिक विपदाएं। ये क्या है भैया? जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जो कि आप इतना लिख देंगे, 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। ठीक है, 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसमें। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। हमें क्या करना है? जो नव निश्चयवाद है इसको परिभाषित करना है, इसका परिभाषा देना है। तो उत्तर यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग कि ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रिफ्थ टेलर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रिफ्थ टेलर, ठीक है, ग्रिफ्थ टेलर 1920 ने, वो ग्रिफ्थ टेलर ने, यहाँ पर देखिए 1920 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रेथ टेलर ने 1920 में नवनिश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत की। ये संकल्पना दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। संभववाद और क्या है यहाँ पर निश्चयवाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है और नव निश्चयवाद को रुको और जाओ को निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भैया रुको और जाओ निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो यही हो जाएगा नव निश्चयवाद। ठीक है, तो 33 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्य देशों का नाम लिखिए। जो यूरोपीय संघ के हैं और उनके क्या है, हमें 4 सदस्य देशों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका भैया? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के बाद में आपका यहाँ पर देखिए चौथा कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क। ठीक है, ये 4 यूरोपीय संघ के ये 4 सदस्य देशों का नाम है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस तथा डेनमार्क। ठीक है, ये 4 देशों का नाम है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ पर आपका मिल जाएगा जब आप इतना लिख देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पशुचारण के 2 प्रकार कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। तो सबसे पहला प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं, चलवासी पशुचारण। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। पशुचारण के 2 प्रकार बताइए। जो चैप्टर आपका 4 या 5 है उसी से लिया गया क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन। ठीक है, पशुधन, ये हो गया पशुधन पालन। तो ये पशुचारण के 2 प्रकार हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे 10 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और 25 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और तैयारी अच्छे से आपको जियोग्राफी की करनी है तो टॉपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, आएगा पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।